जय हिंद दोस्तों। जिसका सब लोगों को यहाँ पर इंतज़ार था, यहाँ पर साल का पहला ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलिया ओपन यहाँ पर आ चुका है। टेनिस सीज़न यहाँ पर अभी भी स्टार्ट हुआ था, पर जो सबसे पहला ग्रैंड स्लैम होता है वो साल के सबसे फर्स्ट महीने में ही आ जाता है, जो कि यहाँ पर खेला जाता है ऑस्ट्रेलिया में, ब्रिस्बेन में। तो हर बार की तरह हमने इस बार भी एक वीडियो बनाई है जिसपे हमने प्रेडिक्शन किया है कि इस साल कौन यहाँ पर वुमेंस में ऑस्ट्रेलिया ओपन जीत सकता है। तो हर बार की तरह हम अपनी टॉप 8 फेवरेट प्लेयर्स की लिस्ट यहाँ पर आपके साथ शेयर करेंगे, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में जो हमने पूरी प्रेडिक्शन करी है उसमें जो सबसे फर्स्ट प्लेस में रहने वाली है वो साबलेंका नहीं है, वो कोई और प्लेयर है। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो देखिए, ये जो ऑस्ट्रेलिया ओपन है, यहाँ पर आपको बेसिक रूल्स बताता हूँ इस ग्रैंड स्लैम के। ये जो वुमेंस वाला ग्रैंड स्लैम होता है, ये आपका नॉर्मल 3 सेट्स का ही होता है। जैसे आपने नॉर्मली देखा होगा WTA के मैचेस चलते हैं वो 3 सेट के होते हैं, तो बेस्ट ऑफ 3 सेट्स के मैचेस यहाँ पर भी चलते हैं। अगर जो पहले 2 सेट जीत जाता है वो यहाँ पर उस मैच को जीत जाता है। बस इसमें तो सिर्फ एक चेंज होता है कि जो अगर थर्ड सेट में अगर वो मैच टाई ब्रेक जाता है तो वो 10 पॉइंट का टाई ब्रेक होता है। बस सिर्फ एक ये चेंज होता है, बाकी सब चीज़ यहाँ पर सेम होती हैं। ये जो टूर्नामेंट है वो 11 जनवरी से 25 जनवरी तक चलेगा, तो यहाँ पर लगभग 2 वीक का ये टूर्नामेंट होता है। मेंस वाला 26 जनवरी तक चलेगा, पर ये जो वुमेंस वाला है इसका जो फाइनल होगा वो 25 जनवरी को आपको देखने को मिलेगा। बाकी अगर हम वेदर की बात की जाए तो इस बार का वेदर मतलब आप ठीक ठाक कह सकते हैं। सिर्फ 2-3 दिन ही यहाँ पर रेन के चांसेस है। 16 या 17 तारीख को रेन हो सकती है और एक फाइनल वाले दिन को यहाँ पर रेन हो सकती है। पर क्योंकि यहाँ पर जो इसके कोर्ट्स है ना, उसमें 3 कोर्ट ऐसे हैं जिसमें यहाँ पर आपको छत देखने को मिलेगी, मतलब वहाँ पर रिट्रैक्टेबल रूफ होती है। मतलब अगर वहाँ बारिश भी आएगी तो यहाँ पर कोर्ट में बारिश नहीं आएगी, क्योंकि ऊपर से रूफ होगी। तो 3 कोर्ट में यहाँ पर बारिश नहीं आएगी, तो आपको टेनिस का एक्शन हर दिन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और जो इसके कोर्ट्स होते हैं ना, जो टेनिस के कोर्ट्स होते हैं यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ओपन के, वो काफ़ी फास्ट माने जाते हैं। तो वन ऑफ द फास्टेस्ट यहाँ पर आपके जो कोर्ट्स होते हैं वो ऑस्ट्रेलिया ओपन के होते हैं, और खासकर के जो साइड वाले कोर्ट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट होते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो पिछले साल की यहाँ पर चैंपियन है वो साबलेंका है। तो देखते हैं यहाँ पर इस साल ये अपना जो ट्रॉफी है वो डिफेंड कर पाती है या नहीं कर पाती है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि यहाँ पर क्या रहेगा। अब देखिए, इस साल की प्राइज़ मनी जो है, मतलब जो चैंपियन बनता है उसको कितना पैसा मिलता है। अगर हम टोटल की बात की जाए तो इस साल 11% ज़्यादा प्राइज़ मनी दिया गया है इनने, और कितना है 96.5 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर। मतलब अगर आप इसको इंडियन में कन्वर्ट करोगे ना, इंडियन करेंसी में, तो ये अरब में जाता है। तो लगा लो आप टेनिस में कितना पैसा है। तो काफ़ी दबा के ये लोग पैसा बांटते हैं यहाँ पर। और अगर जो चैंपियन बनेगा, मतलब अगर मेंस या वुमेंस में दोनों को सेम ही पैसा मिलता है, क्योंकि आजकल वुमेंस इक्वालिटी है, तो यहाँ पर दोनों को बराबर ही पैसा मिलता है। तो यहाँ पर 18 करोड़ के आसपास यहाँ पर पैसा मिलेगा जो यहाँ पर मैच जीतेगा फाइनल। इतना IPL वालों को भी नहीं मिलता। जो फाइनल जीतता है उसके हर एक प्लेयर को भी उतना पैसा नहीं मिलता, पर यहाँ पर जो जीतेगा उसको 18 करोड़ रुपए मिलेगा। मतलब लाइफ सेट हो जानी है उसकी। और यहाँ पर आपको जो स्ट्रीमिंग है, यहाँ पर आप टीवी में अगर देखना चाहेंगे तो आप सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पे देख सकते हैं, या आप सोनी लिव OTT जो ऐप होता है सोनी लिव वाला, तो आप उसमें यहाँ पर लाइव मैचेस देख सकते हैं। टाइमिंग यहाँ पर रहेगी सुबह के 5:30 बजे से। तो आप सभी को यहाँ पर अगर मैचेस देखने हैं तो आप अलार्म लगा लीजिए कि उसका टाइमिंग मॉर्निंग से शुरू हो जाता है 5:30 बजे, और यहाँ पर 5:30 बजे सुबह शुरू होगा, और यहाँ पर 5:30 बजे के आसपास यहाँ पर आपको रात तक ही देखने को मिलेगा, शाम तक। तो यहाँ पर इस टाइप की यहाँ पर टाइमिंग है। तो अगर आप यहाँ पर मैचेस देखना चाहते हैं तो सुबह यहाँ पर ज़्यादा मैचेस होंगे, तो आप सुबह यहाँ पर उठने की कोशिश करिएगा। और स्टार्टिंग के जो मैचेस होते हैं, जो फर्स्ट राउंड में, वो 16 मैचेस एक ही साथ स्टार्ट होते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मैचेस आपको देखने को मिलेंगे स्टार्टिंग के कुछ दिनों में। और जो पूरा टूर्नामेंट होता है ना, ये 7 राउंड्स में खेला जाता है। पहले 4 राउंड होते हैं, उसके बाद क्वार्टर फाइनल होता है, उसके बाद सेमीफाइनल, और उसके बाद लास्ट में यहाँ पर फाइनल होता है। और इसमें पूरे टोटल 128 प्लेयर यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो उन सबको यहाँ पर इस टाइप से खेला जाता है कि 7 राउंड्स में उनको खेला जाता है, तब ये सारे मैचेस यहाँ पर कवर हो जाते हैं। और बाकी जो हम मैचेस को असली में कवर करते हैं वो हम अपने टेलीग्राम में करते हैं। तो हम यहाँ पर डेली मैचेस कवर नहीं कर सकते। तो अगर आप यहाँ पर इस फील्ड में हैं तो आप हमारे टेलीग्राम वाले चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ पर आप कोड देख सकते हैं हमारा, आप उसको स्कैन करके भी ज्वाइन हो सकते हैं, या मैं कमेंट सेक्शन में यहाँ पर आपको लिंक पिन कर दूँगा, आप वहाँ से भी हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं।
तो मेक श्योर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ज्वाइन करना उधर ही पे आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर अपनी लिस्ट हम जो बना रहे हैं वो इस टाइप से रहेगी कि हमने यहाँ पर टॉप 8 प्लेयर्स की लिस्ट बनाई है जो इस साल का ग्रैंड स्लैम जीत सकते हैं। तो ये लिस्ट इस टाइप से रहेगी कि जो नंबर 8th पोजीशन पे रहेगा उसके जीतने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहेंगे, मतलब सबसे कम रहेंगे। और जो जैसे जैसे हम ऊपर ऑर्डर में जाते रहेंगे, जैसे नंबर 1 पे पहुँच जाएंगे, तो मतलब उसके जीतने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहेंगे। तो इस हिसाब से यहाँ पर हमारी लिस्ट रहती है। अगर जो हमारे ओल्ड सब्सक्राइबर होंगे उनको पता होगा ये कैसे चलता है। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 8th पोजीशन पे मैंने रखी है यहाँ पर यूलिया पुतिनसेवा। काफ़ी लोगों को ये शॉकिंग लगेगा कि ये प्लेयर कैसे आपने रख दी, पर ये काफ़ी ज़्यादा मुझे सॉलिड प्लेयर लगती है। अगर आपको पता नहीं होगा कि अभी ये अपनी करियर रैंकिंग सबसे हाईएस्ट पे खेल रही है, मतलब अगर ये इसकी रैंकिंग 23 है, और मतलब अगर आप समझ जाइए कि अगर कोई प्लेयर यहाँ पर अपनी करियर की हाईएस्ट रैंकिंग पे पहुँच गया है तो मतलब अपने वो पीक फॉर्म पे है। तो अपने ये लगभग आप ये मान सकते हो कि अपने जो यूलिया है वो अपनी पीक फॉर्म में आजकल खेल रही है। और आपको ये जानकर शॉकिंग होगा कि ये ईगा श्वांटेक को भी हरा चुकी है, और कोको गॉफ को भी हरा चुकी है, और साबालेंका को भी हरा चुकी है। तो ये तीनों प्लेयरों को पास्ट में हरा चुकी है। तो आप इसको थोड़ा हल्के में मत लीजिएगा, ये सब प्लेयर्स को एक एक बार हरा चुकी है। और इसका ड्रॉ थोड़ा टफ है यहाँ पर मैंने इसको लिस्ट में रखा है। ये क्वार्टर 4th में यहाँ पर ये प्लेयर है। तो इसके ड्रॉ के हिसाब से सबसे जो पहला मैच पड़ेगा इसके साथ एवनीशन के साथ पड़ेगा। सेकंड मैच यहाँ पर कैसलर। ये दोनों प्लेयर काफ़ी ज़्यादा सॉलिड हैं और यहाँ पर दोनों ये दमखम रखते हैं कि इसको हरा दे, पर मैं ये प्रेडिक्शन करता हूँ कि मतलब इसको जीतना चाहिए मेरे हिसाब से। थर्ड राउंड यहाँ पर कसत कीना के साथ हो सकता है, और 4th राउंड नवारो या उन्स जबौर। क्वार्टर फाइनल्स का ईगा श्वांटेक अलेक्जेंडोवा या अमांडा एनिसिमोवा के साथ हो सकता है। सेमीफाइनल रैबाकिना या पॉलिनी, एंड फाइनल यहाँ पर साबालेंका एंड या कोको गॉफ के साथ हो सकता है। तो ड्रॉ तो मतलब इसका सबसे टफ ड्रॉ इसी का लगा मुझे, पर क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड प्लेयर है और लास्ट साल भी इसने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया और इसके पास दमखम है, क्योंकि मैंने आपको वैसे ही बता रखा है कि इसने कोको गॉफ को भी हरा रखा है, साबालेंका को भी हरा रखा है, और ईगा श्वांटेक को भी हरा रखा है। तो इसके पास मतलब दमखम है। और रिसेंटली मैं इस साल जो लेटेस्ट मैच हुआ था इसके साथ साबालेंका के साथ, तो उसमें भी लगभग एक सेट उससे जीत गई थी। तो पर वो मैच स्ट्रेट हुआ था, पर काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस थे कि उस मैच में भी कि उसको हरा देती। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे फॉर्म पे चल रही है। और लास्ट जो अभी एडिलेड में टूर्नामेंट हुआ था उसमें भी ये सेमीफाइनल तक पहुंची थी, और काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस ये रिसेंट में करते हुए आ रही है। और हार्ड कोर्ट में ये ठीक ठाक खेलती है, तो मेरे हिसाब से ये नंबर 8 पोजीशन में मैंने इसको रखा है। तो आप इस पर नज़र रख सकते हैं, इस टूर्नामेंट में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस ये कर सकती है। अब नंबर 7 पोजीशन पे मैंने रखा है जैस्मीन पाओलिनी। इसने जो लास्ट ईयर परफॉर्मेंस किया है ना, मैंने उसके कंपैरिजन में मैंने इसको इस लिस्ट में रखा है। और काफ़ी ज़्यादा इसने पिछले साल सॉलिड परफॉर्मेंस की है, और हार्ड कोर्ट में जो उसने इम्प्रूवमेंट दिखाया है ना पिछले साल, इससे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किसी प्लेयर से मैंने नहीं देखा है। मतलब ये 2 ग्रैंड स्लैम के फाइनल तक पहुंची, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात होती है, और शायद 3 ग्रैंड स्लैम के सेमीफाइनल तक ही पहुंची थी। तो काफ़ी इसका पिछले साल काफ़ी ज़्यादा अच्छा गया, और ये नंबर 4th रैंक की प्लेयर है, मतलब WTA में नंबर 4th पोजीशन पे है ये भी, जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब टॉप की प्लेयर जो होते हैं वो इतनी हाई रैंकिंग में होते हैं। अब ड्रॉ के हिसाब से इसकी बात की जाए तो सबसे फर्स्ट राउंड जो उसका है ये चाइनीज़ प्लेयर सीजिया वी के साथ है। सेकेंड राउंड इसका टाउनसेंड या ज़राजुआ से पड़ेगा। फर्स्ट राउंड यहाँ पर सर थोड़ा सा टफ पड़ सकता है, क्योंकि जो ये चाइनीज़ वाली प्लेयर है क्वालिफिकेशन राउंड्स में काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस ने किया था। थर्ड राउंड यहाँ पर स्वितलिना या बेजलिक के साथ पड़ सकता है। ये राउंड भी शायद आराम से क्लियर कर लेगी, क्योंकि स्वितलिना जो प्लेयर है ना वो इस एंड में काफ़ी ज़्यादा उसका ख़राब परफॉर्मेंस रहा है, और बेजलिक अभी उतना ज़्यादा हार्ड कोर्ट में एक्सपीरियंस उसको है नहीं। तो इसका ड्रॉ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा आप देखेंगे तो फर्स्ट 3 जो राउंड है इसके काफ़ी ज़्यादा इजी राउंड आप कह सकते हैं। 4th राउंड यहाँ पर थोड़ा टफ पड़ सकता है। हदात माया को तो ये आराम से मतलब हदात माया को हराने के ज़्यादा अच्छे चांसेस हैं इन कंपैरिजन टू बोल्टन। बोल्टन रिसेंट में काफ़ी अच्छे फॉर्म पे यहाँ पर यूनाइटेड कप में उसने ईगा श्वांटेक को 3 सेट तक पुश किया था, मतलब 1 सेट वो जीती थी वहाँ पर। तो यहाँ पर अपसेट हो सकता है पाओलिनी का, पर मैं यहाँ पर इससे उम्मीद करता हूँ कि ये यहाँ पर ये राउंड भी क्वालिफाई कर ले।
एंड अगर ये क्वार्टर फाइनल में पहुँचते तो रायबकीना एंड कीस के साथ इसका मैच पड़ेगा, जो कि काफ़ी टफ है इसके लिए। पर देखते हैं यहाँ पर क्या होगा, मैंने तभी इसको 7th पोजीशन पर रखा है। सेमीफाइनल ईगा या अगर राडुकानु कुछ अजूबा कर दे तो यहाँ पर पहुँच सकती है, वैसे तो काफ़ी कम चांसेस हैं। तो सेमीफाइनल में ईगा श्वानटेक के साथ मैच पड़ेगा या यूलिया के साथ भी बहुत कम चांसेस है, पर सबसे ज़्यादा चांसेस ईगा श्वानटेक के साथ ही हैं अगर ये पहुँचेगी तो। फाइनल में साबालेंका या गॉफ के साथ इसका मैच पड़ेगा अगर फाइनल में यहाँ पर ये पहुँचती है तो लगभग। अब हम नेक्स्ट यहाँ पर प्लेयर की बात करते हैं जो नंबर 6 पोजीशन पे है, वो है यहाँ पर जेसिका पेगुला। ये जो प्लेयर है हार्ड कोर्ट में काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए आ रही है, और जो लास्ट वाला टूर्नामेंट आप अगर WTA फॉलो कर रहे होगे एडिलेड वाला, उसमें जब मैं वीडियो बना रहा हूँ ये फाइनल में पहुँची हुई है, तो काफ़ी इसका अच्छा रिसेंट में परफॉर्मेंस है। और लास्ट साल अगर आप इसका रिकॉर्ड देखोगे तो इसने लास्ट साल 27 मैचेस जीते और सिर्फ 9 मैच ही हारे हैं हार्ड कोर्ट में। मतलब आप इसका रिकॉर्ड देखो, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है इसका हार्ड कोर्ट में रिकॉर्ड है। 27 ये मैच जीती है और सिर्फ 9 ही हारी है पिछले साल, जो कि काफ़ी अच्छा खासा रिकॉर्ड मान जाता है। मैंने उसको इतने नीचे पोजीशन पे इसलिए रखा है क्योंकि ये लगातार बहुत ज़्यादा मैचेस खेलता हुआ आ रही है। आप देखोगे कि इस साल इसने बहुत मतलब 4-5 मैच वैसे ही खेल लिए हैं। तो और जो ग्रैंड स्लैम है वो अगले दिन ही स्टार्ट है, मतलब ये जो टूर्नामेंट चल रहा है एडिलेड वाला, उसके नेक्स्ट डे में यहाँ पर ग्रैंड स्लैम यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। तो WTA प्लेयर को मतलब अगर 10-15 मैच एक साथ खेलते हैं ना, तो लास्ट में उनकी थोड़ी एनर्जी कमी हो जाती है। तो तभी मैंने यहाँ पर इसको थोड़ा नीचे पोजीशन पर रखा है, क्योंकि अगर ये डीप तक यहाँ पर रन करेगी तो डाउन तक जाने पर इसका थोड़ा फिजिकल स्टैमिना थोड़ा कम हो सकता है। और लास्ट ईयर भी इसने काफ़ी एंडिंग सीजन तक काफ़ी ज़्यादा मैचेस खेला था, US ओपन में काफ़ी खेला था इसने, और मतलब डीप तक इसने रन किया था। तो शायद इसका फिजिकल उतना अच्छा ना हो, इसलिए मैंने इसको नंबर 6 पोजीशन पर रखा। अब पर प्लेयर तो ऑलरेडी है ही, आपको पता ही है, क्योंकि अगर आप इसका रिकॉर्ड भी देखोगे तो 4 टाइम इसने ईगा श्वानटेक को हरा रखा है, 4 टाइम इसने कोको गॉफ को हरा रखा है, और 2 टाइम इसने साबालेंका को भी हरा रखा है। तो प्लेयर तो काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है, सर्व भी काफ़ी अच्छी है, और इसके शॉट्स भी जो ग्राउंड स्ट्रोक्स है काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है। तो तभी मैंने यहाँ पर नंबर 6 पोजीशन पर रखा है। फर्स्ट इसका जो मैच पड़ेगा ये माया जॉइंट के साथ पड़ेगा, जो कि ऑस्ट्रेलिया की काफ़ी ज़्यादा इमर्जिंग टैलेंट प्लेयर है। तो देखते हैं उस मैच में क्या होगा, ज़्यादा मुझे उम्मीद तो नहीं है उस जॉइंट से, पर काफ़ी अच्छे प्लेयर है। सेकंड प्लेयर यहाँ पर जो मैच पड़ेगा इसका मर्टेंस के साथ पड़ेगा। मर्टेंस भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे फॉर्म पे रहती है ऑस्ट्रेलिया टाइम पे। ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पर जो होबार्ट वाला टूर्नामेंट चल रहा है वो उसमें ये फाइनल पे है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो मार्टेंस से इसको थोड़ी टक्कर दे सकती है। थर्ड मैच यहाँ पर समसनोवा के साथ पड़ेगा, जो कि अभी भी काफ़ी अच्छे फॉर्म पे है। लास्ट मैच इसने रिटायरमेंट लिया था, पर रिटायरमेंट इसने इसलिए ले लिया था क्योंकि वो उतना पुश नहीं करना चाहती थी, क्योंकि थर्ड सेट में वैसे ही उस वाले मैच में जिस मैच में समसनोवा ने रिटायरमेंट लिया था वो उस थर्ड सेट में ब्रेक खा गई थी, मतलब तो पूरा मैच इसने नहीं खेला, तो यहाँ पर रिटायरमेंट तब लिया था। पर ये कोई इंजर्ड नहीं है, तो ये मैच भी अच्छा खासा हो सकता है अगर यहाँ पर समसनोवा मतलब अपसेट कर सकती है, चांसेस हैं। मतलब फोर्थ राउंड यहाँ पर कोस्ट्यूक या बडोसा के साथ इसका पड़ सकता है, तो ये राउंड भी काफ़ी टफ होगा क्योंकि बडोसा भी ठीक ठाक फॉर्म पे है और कोस्ट्यूक ऐसे अभी इस साल अच्छे फॉर्म पे नहीं है, पर ऑस्ट्रेलिया ओपन में अच्छा खासा परफॉर्मेंस करती है। पिछले साल काफ़ी अच्छे फॉर्म पे थी यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ओपन में, और कोस्ट्यूक के पास भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे वेपन्स हैं यहाँ पर। सर्व काफ़ी सॉलिड है और ग्राउंड स्ट्रोक्स जो हैं वो कोस्ट्यूक के भी काफ़ी पावरफुल हैं। तो ये राउंड का काफ़ी टफ पड़ेगा। क्वार्टर फाइनल अगर पहुँचती है तो कोको गॉफ या ओस्टापेन को शायद पहुँच सके, पर मुश्किल है उसका, या मुकोवा के साथ पड़ेगा। तो ज़्यादा चांसेस है कि इसका क्वार्टर फाइनल जो है वो कोको गॉफ के साथ पड़े। अब सेमीफाइनल जो है इसका साबालेंका या चिनवेन जैंग के साथ पड़ेगा, चिनवेन जैंग के साथ, और फाइनल इसका ईगा या रायबकीना के साथ पड़ेगा। तो ड्रॉ इसका ठीक ठाक है, अगर ये अच्छा खेलती है तो चांसेस हैं इसके। पर जैसा कि मैंने आपको हर वीडियो में कहा है कि ये मतलब एक टाइप की एवरेज प्लेयर हो गई है, मतलब इतने साल हो गए, मतलब 30 साल हो गए हैं इसको लगभग, और अभी तक ये ग्रैंड स्लैम नहीं जीत पाई है। मतलब प्लेयर इतनी अच्छी आप लगा लो, 4 बार इसने ईगा को हरा रखा है, 4 बार कोको गॉफ को हरा रखा है, साबालेंका को भी हरा रखा है, पर ये जीत नहीं पाती। पता नहीं इसके साथ क्या हो जाता है। मतलब फाइनल में इसने पिछले साल खेला था साबालेंका के साथ फाइनल US ओपन का, पर वहाँ पर भी ये उतना अच्छा परफॉर्मेंस कर नहीं पाई। तो इसके साथ पता नहीं क्या होता है, ये फाइनल तक अगर पहुँचती भी है तब भी हार जाती है, मतलब या तो बीच में निकल लेती है।
तो ग्रैंड स्लैम में से आज तक इसको जीत जाना चाहिए था, पर ये जीती नहीं है, तभी मैंने इसको नीचे पोजीशन पे भी रखा है, क्योंकि जैसे जैसे हम लिस्ट में ऊपर जाते रहेंगे उन प्लेयर्स के चांसेस ज़्यादा रहेंगे ग्रैंड स्लैम इस साल का जीतने का। अब हम नंबर 5th पोजीशन पे जो प्लेयर है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्लेयर है। यहाँ पर मतलब एलिना रैबाकिना को रखा है मैंने यहाँ पर नंबर 5th पोजीशन पे। अब यहाँ पर रैबाकिना का ना इस साल मुझे थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि इसने ना अपने रिसेंट में इस साल की जो स्टार्टिंग हुई थी वहाँ पर इसने अपना कोच भी चेंज कर लिया था। तो हो सकता है इसने, क्योंकि नया कोच अगर आया है इसकी टीम पे, तो उसको यहाँ पर इसको मतलब थोड़ा चेंज आता ही है कोई किसी भी प्लेयर में, अगर वो किसी नए कोच के साथ ज्वाइन होता है। और जिसका नया जो कोच है वो है जिसने जोकोविच को ट्रेन किया था पिछले साल, तो उसने जोकोविच को छोड़ दिया, क्योंकि मतलब जोकोविच ने उसको छोड़ दिया क्योंकि जोकोविच अब एंडी मुरे के साथ आ गया है। तो उसका जो कोच है वो इसके साथ आ गया है, गोरन नाम है शायद उसका, हाँ वही है, तो वो इसके साथ आ गया। और इसका जो मतलब पुराना कोच था जिसने इसको बाहर निकाल दिया था, मतलब जो रैबाकिना का जो पुराना कोच था जिसने रैबाकिना ने उसको बाहर निकाल दिया था, वो उसके साथ वापस आ गया। मतलब इसका कोच की ना कंट्रोवर्सी अलग चल रही है यहाँ पर। आप देखिए वुको जो उसका पुराना कोच था वो अब यहाँ इसके साथ वापस आ गया। अब ऑस्ट्रेलिया वालों ने इस पर बैन लगा रखा है इसके कोच पे, क्योंकि इसने यहाँ पर अपने कोच पे यहाँ पर एलिगेशंस लगा दिए थे कि उसने उसको मतलब कुछ ना कुछ परेशानी करी है। पर अब इसने इस टाइप का मतलब कुछ इस टाइप से डिसीजन ले रखा है कि अगर ये कोच इसका वहाँ पर नहीं पहुँचता है तो ये मैच ही नहीं खेलेगी। पता नहीं क्या हो रहा है इसके कोच के ऊपर, मेरे को तो कुछ पता नहीं। पर ऐसा होता है कि वुमेंस में अगर उनकी इमोशनल यहाँ पर बैलेंस नहीं बैठता है किसी भी मैच में, तो यहाँ पर वो निकल लेते हैं मैचेस में बहुत जल्दी। तभी मैं इसको नीचे पोजीशन पर रखा, 5th पोजीशन पर रखा है। वरना अगर इसका थोड़ा इमोशनल ठीक रहता तो मैं इसको टॉप पे रख सकता था, टॉप 3 पे रख सकता था। पर क्योंकि अभी इसका थोड़ा बैलेंस नहीं बैठा इमोशनल वाला, तो मैंने इसको थोड़ा नीचे रखा है। अगर हम इसकी ड्रॉ की बात की जाए तो यहाँ पर इमर्सन जोन्स इसके साथ सबसे फर्स्ट राउंड खेलेगी, जो कि अगेन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड प्लेयर है। और ये जो पूरे ड्रॉ में जो सबसे छोटी प्लेयर है 16 साल की, वो इमर्सन जोन्स भी है। और इसने रिसेंट में काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस किया है। इसने रिसेंट में 37th रैंक की जो जिन्यू वैंग है उसको स्ट्रेट सेट में हराया था। तो ऐसे इसको हराएगी तो नहीं, काफ़ी लो चांसेस है, पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्लेयर है। एंड सेकेंड राउंड इसका ईवा जोविच एंड या डियाज के साथ पड़ सकता है, जो अगेन यहाँ पर सेकंड यहाँ पर शायद यंगेस्ट प्लेयर होगी ईवा जोविच, जो कि काफ़ी अच्छी प्लेयर है। पर यहाँ पर भी इजीली क्लियर कर लेनी चाहिए क्योंकि काफ़ी क्वालिटी प्लेयर है यहाँ पर रैबाकिना। थर्ड राउंड यहाँ पर यास्त्रमिस्का एंड लुलू सन के साथ पड़ सकता है। अब ये जो प्लेयर है ना दोनों, ये कब चल जाए इनका कुछ भरोसा नहीं है, क्योंकि आपने पिछले साल देखा होगा यास्त्रमिस्का ने पता नहीं कहाँ से सेमीफाइनल में पहुँच गई थी ऑस्ट्रेलिया ओपन के, और साल भर पूरी फुस रही वो, साल भर मतलब कभी चली नहीं, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ओपन में जब आई वो सेमीफाइनल पहुँच गई। और काफ़ी ज़्यादा इसने अपसेट करे थे पिछले साल ऑस्ट्रेलिया ओपन में। और जो लुलू सन है वो विंबलडन के क्वार्टर फाइनल में पहुँच गई थी। तो प्लेयर्स का पता नहीं कभी कभी, क्योंकि WTA प्लेयर्स काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं और कोई भी कभी कुछ भी कर सकता है। अगर उस पर टैलेंट है तो वो कब खेल जाए उसका आपको भरोसा नहीं करना चाहिए, मतलब कुछ भी हो सकता है WTA में। तो थर्ड राउंड वैसे क्लियर कर लेना चाहिए क्योंकि दोनों अभी अच्छे फॉर्म पे नहीं चल रहे हैं। फोर्थ राउंड इसका काफ़ी ज़्यादा टफ पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर जो मेडिसन कीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे फॉर्म पे यहाँ पर चल रही है। अगर आपने देखा होगा ये जो होबर्ट वाला टूर्नामेंट है वो उसके फाइनल में पहुँची है। होबर्ट वाला नहीं, मतलब जो एडिलेड वाला टूर्नामेंट है उसके फाइनल में यहाँ पर मेडिसन कीज़ यहाँ पर पहुँची है और काफ़ी ज़्यादा अच्छे फॉर्म पे यहाँ पर। तो कीज़ इसको हरा सकती है, डेफिनेटली यहाँ पर हरा सकती है। अगर यहाँ पर रैबाकिना का उस समय फॉर्म नहीं रहा अच्छा तो कीज़ यहाँ पर इसको अपसेट कर सकती है, या कॉलिन्स के साथ भी अच्छा मैच इसका हो सकता है। एंड क्वार्टर फाइनल में जो यहाँ पर मैच होगा इसका वो पाउलिनी के साथ है। एंड पाउलिनी भी एक टाइप की इस टाइप की प्लेयर है ना जो उसको पिछले साल भी इसने 2 बार शायद इसको हरा रखा है रैबाकिना को, तो इसके साथ भी इसका मैचअप काफ़ी ज़्यादा अजीब सा बैठता है। मतलब पाउलिनी काफ़ी ज़्यादा इसको अच्छे से खेलती है, तो यहाँ पर राउंड भी काफ़ी टफ पड़ेगा। एंड सेमीफाइनल तो उसके लिए टफ है क्योंकि यहाँ पे ईगा श्वांटेक आ जाती है। वैसे ईगा श्वांटेक को के साथ इसका मैचअप काफ़ी अच्छा बनता है, मतलब रैबाकिना इसको के लिए मतलब ज़्यादा अच्छा एडवांटेज होता है ईगा के साथ खेलना इन कंपेरिजन टू साबलेंका। भले ही ईगा श्वांटेक ने इसको इस साल यहाँ पर स्ट्रेट सेट में हराया था, पर ईगा श्वांटेक को ज़्यादा अच्छे से ही खेल पाती है। एंड फाइनली यहाँ पर अगर पहुँचती है फाइनल पे तो साबलेंका एंड कोको गॉफ के साथ यहाँ पर ही खेलेगी। तो ड्रॉ तो काफ़ी ज़्यादा इसका मतलब ठीक ठाक आप कह सकते हैं और प्लेयर भी काफ़ी सॉलिड है।
हार्ड कोर्ट में ही सबसे ज़्यादा अच्छा ये खेलती है। वैसे इसने विंबलडन एक बार जीत चुकी है, पर वैसे मेरे हिसाब से ये हार्ड कोर्ट में काफ़ी ज़्यादा अच्छा खेलती है, तो तभी मैंने इसको नंबर 5th पोजीशन पर रखा है। अब जो नंबर 4th पोजीशन में मैंने जिस प्लेयर को रखा है वो काफ़ी ज़्यादा इसने पिछले साल पे अच्छा खेला था और यहाँ पर पिछले साल इसने ओलंपिक भी जीता था। तो नंबर 4th पोजीशन में मैंने रखा है चिनवेन झैंग को, जो यहाँ पर चाइनीज़ प्लेयर है, जो कि रिसेंट में काफ़ी ज़्यादा अच्छा खेली है। तो ये हार्ड कोर्ट में पिछले साल फाइनल में पहुंची थी साबालेंका के साथ। फाइनल में भले ही साबालेंका ने इसको स्ट्रेट सेट में हरा दिया था, पर पिछले साल इसने काफ़ी ज़्यादा जो एंडिंग सीजन तक जो हुआ था इसने काफ़ी ज़्यादा अपने को इम्प्रूवमेंट किया था। और ईगा श्वांटेक को उसने क्ले कोर्ट में रोलैंड गारोस वाले जो कोर्ट था उस कोर्ट में यहाँ पर फाइनल में ओलंपिक्स में ईगा श्वांटेक को हराया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात होती है। मतलब ईगा श्वांटेक का जो मतलब गढ़ है जो क्ले कोर्ट है उसमें ईगा श्वांटेक को ही हरा दिया था। तो मतलब इस पर चेंजेस काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, इसकी सर्व भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अब अच्छी तो वैसे थी, मतलब इससे ज़्यादा एक्यूरेसी अब आने लग गई है। पहले ज़्यादा फर्स्ट सर्व लैंड नहीं कर पाती थी। अप्रॉक्स यहाँ पर 50% के आसपास इसकी सर्व परसेंटेज यहाँ पर इन रहती थी, पर अब ये थोड़ी इंक्रीज़ हो गई है और काफ़ी इम्प्रूवमेंट इसको इस पर देखने को मिला है पिछले साल, और ये अभी बड़े प्लेयर से भी अच्छी खासी टक्कर ले सकती है। अगर हम इसका ड्रॉ देखा जाए, ड्रॉ मतलब अगर आपको पता नहीं ड्रॉ क्या होता है, तो ड्रॉ कोई भी टूर्नामेंट जब स्टार्ट होता है तो उससे पहले उसका ड्रॉ यहाँ पर रिलीज़ होता है, तो आप उससे पता लगा सकते हो कि मतलब वो प्लेयर किस किस प्लेयर के साथ यहाँ पर खेल सकती है। तो उस हिसाब से मैंने ड्रॉ के हिसाब से यहाँ पर मैंने एनालिसिस करी है। तो ड्रॉ के हिसाब से अगर हमने एनालिसिस करने के बाद यहाँ पर जो इसका फर्स्ट मैच पड़ेगा वो टोडोनी के साथ पड़ेगा, जो कि यहाँ पर क्वालिफाइंग मैचेस पूरा खेल के आई है। वहाँ पर क्वालिफाइंग में 3 राउंड होते हैं, तो उसमें क्वालिफाई करके यहाँ पर आई है। काफ़ी ज़्यादा सॉलिड प्लेयर है और इस साल मुझे काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है टोडोनी से कि वो अच्छा खेलेगी। पर फर्स्ट राउंड यहाँ पर क्लियर कर लेना चाहिए झैंग को। सेकेंड राउंड यहाँ पर बैप्टिस्टे है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी सॉलिड यहाँ पर प्लेयर है जो हार्ड कोर्ट की, पर ये भी क्लियर कर लेना चाहिए इसको जहाँ तक है। थर्ड राउंड थोड़ा ट्रिकी पड़ सकता है अगर यहाँ पर पोटापोवा या पैवलुचिंकोवा जो है प्लेयर्स अगर अच्छा फॉर्म दिखाते हैं और अच्छा खेलते हैं तो थोड़ा टफ ही पड़ सकता है, पर मैं यहाँ पर ये उम्मीद यहाँ पर करूँगा कि इसको भी क्लियर कर ले। फोर्थ राउंड काफ़ी टफ पड़ सकता है क्योंकि जो वोंडरसोवा है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा खेल रही थी इस साल के स्टार्ट में, पर जो लास्ट मैच था वो उसमें रिटायरमेंट ले लिया था। उसको शायद थोड़ी शोल्डर इंजरी हो गई थी। पर अगर आपने रिसेंट में ऑस्ट्रेलिया ओपन जो होता है ना उससे पहले प्रैक्टिस मैचेस होते हैं, तो वहाँ पर प्रैक्टिस मैचेस में ठीक ठाक दिखी थी, मतलब फिट दिखी थी। तो और जो उसने सबसे फर्स्ट मैच खेला था मतलब स्नाइडर के साथ, शायद वो मैच में रिटायरमेंट लिया था, उस मैच में इसने 21-22 यहाँ पर एसेस मारे थे। मतलब 21 अगर कोई प्लेयर एसेस मार रहा है तो मतलब वो काफ़ी अच्छे फॉर्म पे अगर आप कह सकते हो। तो 21 उसने मैच में मतलब एसेस मारे थे, तो काफ़ी ज़्यादा सॉलिड यहाँ पर मैच हो सकता है अगर यहाँ पर वोंडरसोवा के साथ पड़ेगा। स्नाइडर भी काफ़ी अच्छे प्लेयर है, पिछले साल भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा उसने परफॉर्मेंस किया था और अच्छे प्लेयर है वो भी, मतलब पर ज़्यादा अगर वोंडरसोवा यहाँ पर पहुँचेगी तो वो मैच ज़्यादा टफ रहेगा मेरे हिसाब से। एंड क्वार्टर फाइनल यहाँ पर साबालेंका या मीरा एंड्रीवा से पड़ सकता है, ज़्यादा चांसेस है कि साबालेंका के साथ पड़ेगा। एंड सेमीफाइनल यहाँ पर गॉफ पेगुला या मुकोवा के साथ पड़ सकता है अगर मुकोवा पहुँच पाती है यहाँ तक। तो वैसे तो काफ़ी टफ है, पर अगर पहुँचती है तो उसके साथ भी मैच पड़ सकता है। वैसे ज़्यादा चांसेस ये रहेंगे कि अगर झैंग पहुँचती है साबालेंका को हराकर सेमीफाइनल में तो कोको गॉफ यहाँ पर उसको मिलने वाली है। फाइनल में यहाँ पर ईगा श्वांटेक या रैबकीना के या कीज हो सकते हैं अगर ये पहुँचती है तो कोको गॉफ को भी हरा कर। तो ये यहाँ पर इस टाइप के इसकी ड्रॉ की एनालिसिस है, देखते हैं यहाँ पर कैसा परफॉर्मेंस करती है। पर मैंने इसको ड्रॉ के हिसाब से नंबर 4th पोजीशन पर रखा है। अब देखिए नंबर 3rd पोजीशन पे मैंने उस प्लेयर को रखा है जो कि नंबर 1st पोजीशन पिछले साल तक हुआ करती थी, पर पिछले साल उसने किसी और प्लेयर ने उसको ओवरटेक कर लिया। तो 3rd नंबर पे यहाँ पर ईगा श्वांटेक है जो कि टॉप की प्लेयर है। अगर ड्रॉ के हिसाब से इसको देखा जाए तो फर्स्ट मैच इसका सिनियाकोवा के साथ पड़ेगा, सेकंड मैच श्रमकोवा, थर्ड यहाँ पर राडुकानु या अलेक्जेंड्रोवा से पड़ सकता है। तो फर्स्ट 2 राउंड तो उसके मतलब ठीक ठाक है, मतलब आप इसको इजी भी नहीं कह सकते क्योंकि सिनियाकोवा अच्छा खासा खेल लेती है कभी कभी और श्रमकोवा भी ठीक ठाक खेल लेती है। थर्ड राउंड यहाँ पर राडुकानु या अलेक्जेंड्रोवा दोनों यहाँ पर काफ़ी टफ अपोनेंट है। वैसे अगर मैचअप वाइज अगर आप बात करो तो अलेक्जेंड्रोवा ज़्यादा टफ है क्योंकि अलेक्जेंड्रोवा ने इसको हरा भी रखा है पिछले साल एक बार। तो
थर्ड राउंड देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। वैसे अलेक्जेंड्रोवा बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल प्लेयर है, मतलब भरोसा नहीं कर सकता आप अलेक्जेंड्रोवा से। फोर्थ राउंड यहाँ पर अज़ारेंका या कालिंस्काया, यहाँ पर ज़्यादा चांसेस है कि अज़ारेंका पहुँचे यहाँ पर फोर्थ राउंड तक, क्योंकि कालिंस्काया का फॉर्म काफ़ी ख़राब हो रखा है कुछ रिसेंट टाइम में। एंड क्वार्टर फाइनल में यहाँ पर पुतिनसेवा या कसतकीना पहुँचेंगे, तो इनमें से कोई पहुँच सकता है, या नवारो भी पहुँच सकती है। यहाँ पर चांसेस है नवारो को भी पहुँचने के, अगर वो अच्छा खेलती है। पर यहाँ पर ज़्यादा चांसेस मैंने पुतिनसेवा को ही दे रखे हैं पहुँचने को। अब सेमीफाइनल इसका रायबकीना या पाओलिनी के साथ होगा, एंड फाइनल यहाँ पर साबलेंका या गॉफ के साथ। देखिए मैं ड्रॉ की एनालिसिस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो मैं बता रहा हूँ, जो प्रेडिक्शन में बता रहा हूँ, नंबर 3 पोजीशन पे रह सकती है या नंबर 2 पोजीशन पे रह सकती है, इसका आप कहीं और भी यूज़ कर सकते हो। मैं आपको वो टेलीग्राम में बताऊँगा, यहाँ पर आपको नहीं बता सकता हूँ। पर अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन होंगे तो आपका जो इन प्रेडिक्शंस का यूज़ है आप वो कहीं और भी यूज़ कर सकते हैं। अब नंबर 2 पोजीशन पे जो प्लेयर है वो है साबलेंका। मैंने इसको नंबर 1 पोजीशन पे इसलिए नहीं रखा क्योंकि नंबर 1 वाले प्लेयर जो है वो अलग ही फॉर्म पे चल रही है आजकल। तो नंबर 2 पोजीशन में मैंने पिछले साल की जो चैंपियन है ऑस्ट्रेलियन ओपन की, साबलेंका को रखा है। अब साबलेंका का आपको पता है काफ़ी ज़्यादा सॉलिड प्लेयर है, इसके बारे में कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। सर्व इसकी सबसे लगभग खतरनाक है, यहाँ पर सर्व इसकी सबसे ज़्यादा खतरनाक है पूरे WTA में, और पावर भी सबसे ज़्यादा इसके पास ही है। मतलब सर्व भी, मतलब आप कह सकते हैं रायबकीना की फर्स्ट पे आप रख सकते हैं, सेकंड में आप इसी की सर्व रखो, एंड पावर में सबसे ज़्यादा इसी के पास पावर है। इसको टाइगर नाम से भी बुला, टाइगर इसका मतलब इमोजी यहाँ पर यूज़ होता है इसके नाम के सामने। तो काफ़ी चिल्लाती है और वैसे टॉप की प्लेयर है। और नंबर अगर ड्रॉ के हिसाब से बात की जाए तो सबसे फर्स्ट इसका मैच पड़ेगा स्लोन स्टीफन्स के साथ, जो कि यहाँ पर जो स्लोन स्टीफन्स है वो भी US ओपन जीत चुकी है शायद एक बार, अगर मुझे ध्यान आ रहा है। पर जो स्टीफन्स है ना वो पिछले विंबलडन से एक मैच भी नहीं जीती है, मतलब उसको 5-6 महीने अभी हो गए हैं और वो एक मैच नहीं जीती। मतलब उसकी अलग ही लूजिंग स्ट्रीक चल रही है यहाँ पर, 8-10 मैच शायद उसको हो चुके हैं और हर मैच हारते हुए आ रही है। तो कोई चांस नहीं लगता मुझे यहाँ पर स्टीफन्स का जीतने का। यहाँ पर सेकेंड राउंड यहाँ पर कार्टल के साथ पड़ सकता है या मनेरो के साथ पड़ सकता है, जो कि क्लियर कर लेगी आसानी से। थर्ड राउंड यहाँ पर नोस्कोवा या टॉसन के साथ पड़ सकता है। ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ पर क्लारा टॉसन यहाँ पर थर्ड राउंड पहुँचे, क्योंकि जो टॉसन है काफ़ी अच्छे फॉर्म पे चल रही है और नोस्कोवा अच्छे फॉर्म पे नहीं चल रही है। तो दोनों ही यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बिग हिटर हैं, तो ये मैच थोड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है क्योंकि दोनों प्लेयर यहाँ पर काफ़ी पोटेंशियल रखते हैं, उनका गेम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और साबलेंका से मतलब टो टू टो फाइट कर सकते हैं, मतलब चांसेस हैं। अब नंबर 4 पोजीशन पे जो कि काफ़ी टफ रहने वाला है मेरे हिसाब से, ये राउंड मीरा एंड्रीवा के साथ पड़ेगा। वैसे तो इस साल एक मैच हो चुका है इन दोनों के बीच में, तो और मीरा एंड्रीवा को इजीली आप कह सकते हो उस मैच पर हरा दिया था साबलेंका ने। पर साबलेंका इस साल उतने अच्छे फॉर्म पर नहीं चल रहा, भले ही उसने सारे मैच खेले अच्छे हैं और सब मैच में जीती है, पर उतना अच्छा फॉर्म मुझे इसका लगा नहीं। अगर आपने देखा होगा तो इसके एरर्स इस साल थोड़ा ज़्यादा हो रहे हैं, और पर इसका जो ऑरा है ना अलग ही रहता है ऑस्ट्रेलिया ओपन में। मतलब पिछले 2 साल से जीतता हुआ रही है, तो इसका ऑरा यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ओपन में अलग ही टाइप का रहता है। मतलब इसका थोड़े अलग से इस पर शक्तियाँ आ जाती हैं ऐसा लगता है। पर मेरे हिसाब से ये वाला राउंड इसका काफ़ी टफ पड़ने वाला है, क्योंकि इस साल तो भले ही मीरा एंड्रीवा ने इसको नहीं हरा रखा, पिछले साल विंबलडन में मीरा एंड्रीवा ने इसको हरा दिया था, पर उस केस में साबलेंका इंजर्ड हो गई थी शायद, तब इसने मीरा एंड्रीवा ने साबलेंका को उस मैच में हरा दिया था। पर मीरा एंड्रीवा के पास काफ़ी ज़्यादा अच्छा पोटेंशियल है कि इसका अपसेट हो सकता है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। वैसे मैचअप वाइज की बात करोगे तो जो 4th राउंड है मीरा एंड्रीवा के साथ साबलेंका के पास काफ़ी ज़्यादा अच्छा मैचअप कह सकते हो आप उसको, क्योंकि जो एंड्रीवा है वो पावरफुल प्लेयर के सामने उतना अच्छा नहीं खेल पाती है। क्योंकि आपने देखा होगा पिछले साल भी एंड्रीवा जो यहाँ पर एशली क्रूगर है उसने मीरा एंड्रीवा को हरा दिया था। तो इस टाइप की प्लेयर ही साबलेंका भी है, पावरफुल टाइप की। तो चांसेस वैसे कम ही है मीरा एंड्रीवा इसका अपसेट करेगी, पर थोड़े बहुत आप कह सकते हैं। अब क्वार्टर फाइनल में यहाँ पर चिनवेन जैंग के साथ हो सकता है, या ज़्यादा चांसेस है कि अगर मार्केटा वोंडरुसोवा फिट रही तो उसके साथ भी हो सकता है। वैसे ज़्यादा चांसेस सबसे ज़्यादा जैंग के साथ ही हैं, उसके बाद मार्केटा वोंडरुसोवा, अगर उसके बाद स्नाइडर पहुँचती है तो उसके साथ भी हो सकता है। एंड सेमीफाइनल यहाँ पर कोकोगॉफ या पेगुला या उस्तापेन को अगर पहुँच पाती है तो उसके साथ हो सकता है। एंड फाइनल यहाँ पर ईगा स्विएंटेक एंड
रैबकीना के साथ होगा, क्योंकि ये जो साबलिंका है वो फर्स्ट क्वार्टर में है, और जो फर्स्ट एंड सेकंड क्वार्टर के जो प्लेयर्स होते हैं उनका मैच थर्ड या फोर्थ क्वार्टर के साथ होता है फाइनल में। मतलब क्योंकि टॉप हाफ अलग होता है और बॉटम हाफ अलग होता है। पहले जो टॉप हाफ के प्लेयर आपस में खेलते हैं उनमें से सेमीफाइनलिस्ट निकलता है, वैसे ही बॉटम हाफ के जो ड्रॉ में से एक सेमीफाइनलिस्ट निकलता है, आपस में वो दोनों खेल के फाइनल खेलते हैं। तो इस हिसाब का इसका ड्रॉ है। ड्रॉ की बात की जाए तो फर्स्ट 2 राउंड तो उसके काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, थर्ड भी आप कह सकते हैं कि निकाल लेगी आसानी से। फोर्थ राउंड थोड़ा टफ पड़ेगा, एंड क्वार्टर फाइनल एंड क्वार्टर फाइनल भी आप कह सकते हैं कि जैंग को ही हरा सकती है अगर पहुंचती है। तो सेमीफाइनल इसका काफ़ी टफ रहेगा अब, क्योंकि आपको पता ही चल चुका है सेमीफाइनल में कौन है। तो नंबर फर्स्ट पोजीशन में मैंने रखा है यहाँ पर कोको गॉफ। अब देखिए कोको गॉफ का ना इस साल फॉर्म आप क्या बताऊँ मैं, काफ़ी ज़्यादा सॉलिड लगा है, क्योंकि अगर आपने इसको पिछले साल देखा होगा तो ये थोड़ी नर्वस टाइप की हो जाती थी और इसका फोरहैंड काफ़ी ज़्यादा एरर लीक करते रहता था। मतलब बहुत ही ज़्यादा कभी आगे मार देगी कभी नेट पे, मतलब इसका फोरहैंड काफ़ी ज़्यादा एरर्स लीक करता था। पर क्योंकि इसका जो आपने रिसेंट मैच देखा होगा ईगा श्वांटेक के साथ, इसका काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है अपने इस फोरहैंड में। और सबसे ज़्यादा एथलेटिक अगर आप कोई प्लेयर कह सकते हो तो कोको गॉफ के अलावा, मतलब जो पूरा कोर्ट को कवर कर देता है ना, मतलब उससे ज़्यादा मतलब एथलेटिसिज्म किसी का है ही नहीं यहाँ पर पूरे WTA में। तो कोर्ट कवरेज सबसे ज़्यादा अच्छे प्लेयर यही करती है, और शॉट्स के काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, आपको पता ही है। फोरहैंड बैकहैंड तो उसका वन ऑफ द टॉप है WTA में, और काफ़ी ज़्यादा ये टॉप प्लेयर है। पिछले साल भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस इसने किया था। आप कह सकते हैं मतलब कोको गॉफ का जो मेन यहाँ पर अगर आप कह सकते हैं सबसे ज़्यादा जो मुश्किल होगा हराना, वो इस साल मैं पे प्रिडिक्शन करता हूँ कि मतलब कोको गॉफ को ही हराना होगा पूरे टूर्नामेंट में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अच्छे फॉर्म पे चल रही है। और अगर इसके ड्रॉ के हिसाब से आप बात करोगे तो ड्रॉ भी इसको काफ़ी अच्छा खासा मिला है, मतलब ठीक ठाक ही है। फर्स्ट राउंड इसका कैनिन के साथ है, जो कि आप कह सकते हो कैनिन उतना आसान राउंड नहीं है, भले कैनिन का फॉर्म ख़राब रहता है पर ग्रैंड स्लैम में ठीक ठाक परफॉर्मेंस करती है। ऐसे चांसेस तो लगभग आप 10-12% के आसपास ही लगा सकते हो कि कैनिन इसको हरा पाएगी, पर कैनिन ग्रैंड स्लैम में अच्छा परफॉर्मेंस करती है। भले वो फर्स्ट राउंड में हार जाती है लगभग हर बारी, पर अच्छा परफॉर्मेंस करती है कैनिन। सेकेंड राउंड यहाँ पर जोडी बुराज से है, जो कि जोडी बुराज भी यहाँ पर रिसेंट में अच्छे खासे फॉर्म पे है, पर चांस नहीं है कोको गॉफ जैसे प्लेयर के सामने इसका। थर्ड फर्नांडिस का भी, मतलब फर्नांडिस पता नहीं क्या खेल रही, मैं तो समझ में नहीं आ रहा। काफ़ी ज़्यादा इसका हाइप हुआ था बीच में पिछले कुछ सालों में, पर अपने हाइप के कंपैरिजन में उसने परफॉर्मेंस 0 ही दिया लगभग। फोर्थ राउंड में यहाँ पर बेरेंडा बेंचिच जो यहाँ पर काफ़ी मैटरनिटी लीव के यहाँ पर बाद आ रही है, पर इसका फॉर्म मतलब ठीक ठाक रहा है। मतलब अगर आपने पिछला मैच देखा होगा समसन नोवा के साथ, तो ठीक ठाक इसका परफॉर्मेंस रहा। भले उस मैच में ये हार गई, पर क्योंकि काफ़ी लंबे ब्रेक के बाद ही आ रही है, 9 मंथ ब्रेक के बाद मैटरनिटी वाला, उसके बाद ठीक ठाक परफॉर्मेंस रहा। तो आप ये भी नहीं कह सकते कि खेलना ही भूल गई है। उसके बाद मुकोवा एंड पेनको के साथ मैच इसका पड़ सकता है। मुकोवा के साथ इसका जो अगर मैच पड़ेगा तो मुकोवा के पास शायद चांसेस नहीं है, क्योंकि अगर आपने मुकोवा के साथ इसका हेड टू हेड शायद 0-4 है अगर मैंने ठीक ठाक देखा है तो मुकोवा को पता नहीं मतलब काफ़ी इजीली हरा देती है। और जब भी इसका मैच मुकोवा के साथ होता है ना, तो काफ़ी इजीली हरा देती है मुकोवा को। कुछ ऐसे मैचेस होते हैं जहाँ पर ऐसे कुछ हेड थ्रू हेड होते हैं ना, मतलब जहाँ पर एक प्लेयर काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट करता है दूसरे वाले प्लेयर को। तो वैसे ही इसका मुकोवा के साथ है, जैसे ईगा श्वांटेक के साथ कोको गॉफ का है। पर आपने देखा होगा अभी क्या है, शायद 2 और 9 है शायद इन दोनों के बीच में, ईगा श्वांटेक और कोको गॉफ के साथ, मतलब उनका हेड टू हेड। पर अगर आप मेरे से पूछो तो अब से मतलब 2-3 साल के अंदर कोको गॉफ ईगा श्वांटेक को लीड करेगी, देखना। अभी 2-9 है, मतलब 2 बार ईगा श्वांटेक को कोको गॉफ ने हरा रखा है, और शायद 9-10 बार ईगा श्वांटेक ने कोको गॉफ को हरा रखा है। मतलब पिछले साल तक तो मतलब ऐसा हो गया था कि मतलब ईगा श्वांटेक इसको मतलब जीतने ही नहीं देती थी। मतलब जब भी मैच होता था तो सब यही समझ लेते थे कि मतलब चांसेस 0 ही हैं मतलब कोको गॉफ के। पर अब यहाँ पर देखना गार्ड चेंज हो रहा है। यहाँ पर मेरे हिसाब से कोको गॉफ आगे आ जाएगी कुछ सालों में ईगा श्वांटेक से हेड टू हेड में। देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। ये काफ़ी बोल्ड प्रिडिक्शन रहेगी वैसे। एंड सेमीफाइनल जैंग या साबलेंका के साथ पड़ेगा, जो कि काफ़ी टफ रहेगा साबलेंका। तो साबलेंका वाला मैच इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपको देखने को मिलेगा क्वालिटी वाइज। एंड फाइनल यहाँ पर ईगा श्वांटेक या रैबकीना के साथ रहेगा। अगर रैबकीना या ईगा श्वांटेक पहुँचते हैं,
अगर बीच में कोई अपसेट हो गया तो कोई दूसरा प्लेयर भी यहाँ पर मिल सकता है। तो इस हिसाब की यहाँ पर ड्रॉ की प्रेडिक्शन रही। अगर आप भी बताइएगा कि ये जो मेरी टॉप प्लेयर्स की लिस्ट है आपको ठीक लगी है नहीं, और आपको क्या लगता है कि इस साल कौन जीत सकता है WTA में इस साल का ग्रैंड स्लैम। और अगर हम बात की जाए तो यहाँ पर डार्क हॉर्स प्लेयर की, मतलब जो डीप तक रन कर सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स का अपसेट कर सकते हैं, जिन पे आप नज़र रखिए कि मतलब काफ़ी बड़े बड़े प्लेयर्स का जो अपसेट कर सकते हैं। वैसे ये भी बड़े प्लेयर्स ही हैं, मैं छोटे मोटे प्लेयर तो रखे नहीं यहाँ पर। तो फर्स्ट नंबर पर मैंने यहाँ पर मीरा एंड्रीवा रखी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है। अभी इसकी एज शायद 17 ही है, और ये मतलब इसकी ऐसा बैलेंस गेम में मतलब काफ़ी ज़्यादा टफ होता है अचीव करना इतने कम एज में। तो मीरा एंड्रीवा हमेशा ये डार्क हॉर्स यहाँ पर प्लेयर आप इसको रखें। सेकंड मेडिसन कीज हो गई, क्योंकि ये भी काफ़ी अच्छे फॉर्म पे एडिलेड के फाइनल में यहाँ पर पहुंची थी। थर्ड यहाँ पर ओन्स जाबोर हो गई। फोर्थ यहाँ पर वोंडरसोवा। अब ओन्स जाबोर को मैंने इसलिए टॉप 8 लिस्ट में नहीं रखा क्योंकि ये पिछले साल लगभग गायब हो गई थी खेलना। मतलब पिछले साल इसने काफ़ी कम मैचेस खेले थे, और इस साल स्टार्टिंग में इसने कुछ मैचेस खेले, इसमें ठीक ठाक परफॉर्मेंस रहा है। अब ज़्यादा आप ये भी नहीं कह सकते कि प्राइम फॉर्म पे वापस आ गई है। अब इसको शायद थोड़ा टाइम लग सकता है, पर कुछ ऐसे प्लेयर होते हैं जो ज़्यादा टाइम नहीं लगाते अपने फॉर्म पे वापस आने को, तो इसलिए मैंने तब भी यहाँ पर जाबोर को रखा है। एंड वोंडरसोवा को भी आप यहाँ पर रख सकते हैं। मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी फीलिंग आ रही है इसके साथ, और अच्छा मतलब भी खेल रही है साल। इसने एक मैच में 21 एसेस मारे थे, तो कुछ ना कुछ इसने अपने सर्व पैटर्न में चेंज ही कर रखा है। मतलब काफ़ी अच्छी सर्व भी करने लग गई है, क्योंकि पिछले बार तक इतनी ज़्यादा अच्छी सी सर्व थी नहीं। एंड फिफ्थ पोजीशन में मैंने केटी बोल्टर को रखा है। केटी बोल्टर पे अच्छे खासे फॉर्म पे मैंने आपको बताया कि इस साल इसने गशॉन्टेक से एक सेट जीता है, और मुझको आपको पता है काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड प्लेयर है, और पिछले साल US ओपन के सेमीफाइनल में पहुंची थी, जिसको यहाँ पर पेगुलर ने हरा दिया था। पर काफ़ी अच्छा मैच यहाँ पर वो मतलब अच्छे खासा ही खेल दिया हार्ड कोर्ट में, और इस साल भी काफ़ी ज़्यादा मतलब ठीक ठाक परफॉर्मेंस का रहा है। एंड नवारो वैसे मैं रखना नहीं चाहता था इस लिस्ट में डार्क हॉर्स की भी, पर क्योंकि नवारो को इस टाइप से है ना, मतलब नवारो ग्रैंड स्लैम में काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कर लेती है। अगर आप पिछले साल भी अगर सारे ग्रैंड स्लैम का रिकॉर्ड उठा के देखा तो मतलब हर ग्रैंड स्लैम में ये 30 से चौथे राउंड तक तो पहुंची गई है। तो पता नहीं ग्रैंड स्लैम में काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करती है, अपना लेवल थोड़ा अप कर लेती है। तो नवारो को भी मैंने रखा है। वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि नवारो पिछले साल 8th पोजीशन पे ख़त्म करेगी अपना सीज़न, और नंबर 8th पोजीशन की प्लेयर है, मतलब 8th इसकी रैंक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब टॉप 10 के जो प्लेयर हैं वो अलग ही लेवल उनका होता है, अलग और प्लेयर के कंपैरिजन में। एंड लास्ट यहाँ पे मैंने मार्ता कोस्त्युक को रखा है। एंड मार्ता कोस्त्युक भी मतलब अच्छी खासी प्लेयर है, भले अभी फॉर्म पे नहीं है। इसका शायद है तो ऐसा हो सकता है कि या तो पहले ही 2 राउंड में ही अपसेट हो जाए, मतलब मार्ता कोस्त्युक बाहर हो जाए टूर्नामेंट से, या तो ये डीप तक रन यहाँ पर कर सकती है। अब वोंडरसोवा जो है ना, वो उसका पहले मैच शायद शनाइडर के साथ पड़ेगा, तो इन दोनों में जो प्लेयर जीतेगा वो शायद डीप तक रन कर सकता है। ज़्यादा चांसेस मैंने वोंडरसोवा को यहाँ पर दे रखे हैं। तो बाकी आप भी अपने कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इस साल का डार्क हॉर्स कौन हो सकता है, मतलब जो बड़े बड़े प्लेयर का अपसेट करके डीप तक पहुँच सकता है। जैसे पिछले साल यास्त्रमेस्का सेमीफाइनल तक पहुँच गई थी, जो कि कोई सोच नहीं सकता कि डयाना यास्त्रमेस्का जो यूक्रेन की है वो सेमीफाइनल तक पहुँच जाएगी। तो काफ़ी टफ होता है ऐसी कुछ प्रेडिक्शन करना, जो मतलब नीचे के प्लेयर पूरा अपसेट करते करते मतलब डीप तक पहुंच जाते सेमीफाइनल तक। जैसे लुलू सुन विंबलडन पे यहाँ पर क्वार्टर फाइनल तक पहुंच गई थी, जो कि काफ़ी बड़ी बात होती है। उस टाइप के प्लेयर जो मतलब 100 रैंक के भी बाहर वाले प्लेयर होते हैं, वो इतना डीप तक रन अगर कर जाते हैं तो उस टाइप के प्लेयर्स डार्क हॉर्स होते हैं। मतलब इसमें तो कोई भी डाउन का प्लेयर है नहीं, पर मैं आपको बता रहा हूँ डार्क हॉर्स आप किसे कहते हैं। तो ये प्लेयर मैंने यहाँ पर डार्क हॉर्स लिस्ट में रखा है। तो इस टाइप की हमारी प्रेडिक्शन है। जो नंबर फर्स्ट पोजीशन में मैंने प्लेयर को रखा है जो इस साल का ग्रैंड स्लैम जीत सकते हैं, वो कोको गॉफ को रखा है। सो कोको गॉफ इज़ द वुमेन टू बीट। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि कोको गॉफ को जो हराएगा यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ओपन जीतेगा वो। तो आप यही कह सकते हैं। तो ये हमारे पर प्रेडिक्शन रही है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, एंड आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसे लगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।